नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कुंडली में राजयोग बनते हैं तो कौन से ऐसे ग्रह हैं, अगर वो बीच में शामिल हो जाते हैं तो राजयोग जो है वो भंग हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये कॉम्बिनेशन है, इसको आप सूत्र भी कह सकते हैं। ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप कुंडलियाँ देखेंगे बहुत सी कुंडलियों में राजयोग आपको नज़र आते हैं, लेकिन जब जो कुंडली दिखाने आता है व्यक्ति, वो जब आपसे बोलता है कि इतनी अच्छी दशा या इतना अच्छा राजयोग होने के बाद भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस जगह पे ये जो सूत्र हैं पूर्ण रूप से काम आते हैं फलित में दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। मेरा दूसरा चैनल है सिया एस्ट्रोलॉजी, जिसमें इंग्लिश में वीडियोस आती हैं, और जो वीडियोस यहाँ हिंदी में अपलोड हो रही हैं थोड़ी उनसे वो डिफरेंट रहती हैं, उसमें कुछ और दूसरी टेक्निक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो उस चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन होली के आसपास का समय रहेगा, तो बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं और वीडियोस देखते हैं उन सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज जो वीडियो है ये राजयोग भंग कैसे होता है उसके बारे में है। तो देखिए, दो ऐसे ग्रह हैं, मंगल देव और शनिदेव, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक विशेष नियम है जो वो जान लेते हैं। कौन कौन से ऐसे भाव हैं, अगर उनके अधिपति बीच में आ जाएंगे राजयोग बनाने में तो राजयोग भंग होता है। तो इसको आपको कैसे एनालाइज करना है। दूसरा भाव पहले लेते हैं। दूसरा भाव न्यूट्रल यानी तटस्थ भाव होता है। तो ये अगर किसी राजयोग के बीच में आ जाता है तो उसमें कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से 12वां भाव जो होता है वो भी एक तटस्थ भाव है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी, ये दोनों जब आपस में युति करते हैं तो राजयोग बनता है। अब बच गए हमारे पास 4 ऐसे भाव जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो हैं तीसरा, छठा, 8वां और 11वां। अष्टम भाव सबसे ज़्यादा पापी माना जाता है। तो अगर ये किसी राजयोग के बीच में आ जाता है तो राजयोग पूर्ण तरह से बिल्कुल तबाह हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी जो रहते हैं इतने ज़्यादा पापी नहीं होते हैं। अगर ये किसी राजयोग के बीच में आते हैं तो फिर राजयोग पूर्ण रूप से ख़राब नहीं होता है, उसमें शुभ फल देने की क्षमता रह जाती है। तीसरे घर में अगर पापी ग्रह की राशि होगी और वो किसी राजयोग में शामिल हो जाएगा, तब राजयोग जो है बहुत बुरी तरह से पीड़ित या ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अगर एक शुभ ग्रह की राशि होगी तो फिर इतना ज़्यादा पीड़ित नहीं होता है वो राजयोग। इसी तरह से छठे घर में भी सेम यही रूल रहेगा। और 11वें घर के स्वामी जो हैं, अगर एक मेलेफिक ग्रह की राशि में आ जाएगी जो नैसर्गिक पापी ग्रह माने जाते हैं, तो फिर राजयोग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाता है दोस्तों। अब 2 इसमें ऐसे ग्रह हैं, मंगल देव और शनिदेव। ये 2 ग्रह जिनकी एक राशि केंद्र में हो, दूसरी राशि या तो अष्टम भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ऐसे जो ग्रह रहते हैं ये किसी भी राजयोग को ध्वस्त कर सकते हैं। इसमें ये नियम है जो आपको अपनाना पड़ेगा। एक राशि केंद्र में हो या एक राशि त्रिकोण में हो, साथ साथ एक राशि या तो 11वें भाव में हो, अष्टम भाव में हो, या छठे भाव में हो, या तीसरे भाव में हो। ये रूल होना चाहिए। तो 2 ही ऐसे ग्रह हैं, मंगल देव और शनिदेव, जिनकी ऐसी राशियां एक त्रिकोण में रहती है या एक केंद्र में रहती है या एक 11th हाउस में रहती है। शुक्र देव भी कर्क लगन के लिए ये पोजीशन में आते हैं। एक राशि उनके चौथे घर में रहेगी, एक राशि 11वें घर में रहेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले के आपको कह दिया है, अगर 11वें भाव में शुभ ग्रह की राशि आती है और वो किसी राजयोग में सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर पूर्ण रूप से वो राजयोग को
नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, राजयोग की शुभता कुछ कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो दो ऐसे ग्रह हैं, मंगल देव और शनि देव, यही राजयोग भंग कारक ग्रह होते हैं दोस्तों। और बहुत ध्यान से आपको कुंडलियाँ जो हैं देखनी चाहिए जब राजयोग बन रहा हो, और इसके लिए एक स्पेशल लगन भी होते हैं। इसमें मैं आपको एक या दो एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ मंगल देव हैं और साथ में उनके राहु देव भी हैं। कर्क लगन के लिए मंगल देव एक बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये मंगल देव त्रिकोण के स्वामी बन के त्रिकोण में ही बैठे हैं, अपने आप में ये एक राजयोग है। और राहु देव के बारे में अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस पे मैंने कहा था कि राहु देव जब किसी योग कारक ग्रह के साथ बैठ जाते हैं और ख़ासकर त्रिकोण भाव में, तो वो अपना पूरा बल उस ग्रह को दे देते हैं, चाहे वो उसका शत्रु हो चाहे वो उसका मित्र हो। क्योंकि राहु देव देखिए, इनका अपना कोई भी अधिपत्य नहीं होता है, कोई अपनी राशि पे इनका अधिकार नहीं है, जिसके साथ रहेंगे वैसा ही बिहेव करते हैं। अगर एक शुभ योग कारक ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो फिर उसकी शुभता बढ़ाते हैं, लेकिन अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठेंगे, अष्टमेश के साथ बैठ जाएंगे, तो अष्टम भाव का जो प्रभाव है उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए, ये दोनों मिलकर राजयोग अब बना रहे हैं पंचम भाव में। लेकिन कर्क लगन के लिए शनि देव की एक राशि केंद्र में आती है और एक राशि जो है अष्टम भाव में आती है, जो रूल मैंने आपको अभी बताया था। तो अष्टमेश अगर कोई पापी ग्रह रहते हैं सूर्य देव को छोड़कर, तो ये किसी भी राजयोग में अगर सम्मिलित हो जाएंगे तो उस राजयोग की शुभता को ध्वस्त कर देते हैं दोस्तों। अब यही शनिदेव अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो अब क्या होगा, ये जो राजयोग पंचम भाव में बन रहा था, अष्टमेश शनिदेव की उपस्थिति यहाँ पे होने की वजह से राजयोग जो है ध्वस्त हो गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक गहरा विषय जो आपको ज़रूर याद रखना है। इन तीनों का आपको बल अवश्य देखना है दोस्तों। राजयोग खराब तो यहाँ हो चुका है, अगर शनिदेव बहुत ज़्यादा बली होंगे, अब बल कैसे देखना है इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आप षडबल देख सकते हैं या 10 वर्ग बल देख सकते हैं। 10 वर्ग बल बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। अगर आपको वो नहीं देखना आता है तो आप षडबल से भी काम चला सकते हैं। दूसरे वर्गों में शनिदेव की क्या पोजीशन है, अगर ये बहुत ज़्यादा बली हो गए हैं दूसरे वर्गों में और षडबल में बहुत ज़्यादा बल है इनके पास, और मंगल देव और राहु देव के पास उतना बल नहीं है, तो ये राजयोग पूर्ण रूप से ध्वस्त माना जाएगा। किसी भी तरह का अच्छा रिजल्ट यहाँ देने वाला नहीं है। अगर आप ऐसी कोई प्रेडिक्शन इनके बारे में कर देंगे कि पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी या व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होगा, तो वहाँ पे आपके त्रुटियाँ होने की, गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी दो ग्रह जब राजयोग बनाते हैं, वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो, उन दोनों के साथ किसी भी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए। खासकर त्रिष्ठाय भावों के स्वामी की युति नहीं होनी चाहिए, जिनकी एक राशि त्रिकोण या केंद्र में आती हो। वही त्रिष्ठाय भाव जो के स्वामी जो होते हैं वही राजयोग भंग कर सकते हैं। अकेला एक त्रिष्ठाय भाव का अगर स्वामी होगा तो फिर वो राजयोग भंग नहीं करता है। ये नियम है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दो ही ग्रह हैं, मंगल देव और शनिदेव, जो राजयोग भंग कर सकते हैं, क्योंकि एक राशि इनकी केंद्र में आती है, एक त्रिकोण में भी आती है, दूसरी राशि अष्टम में आती है, एक की दूसरी राशि जो है 11वें भाव में आती है। और शुक्र देव, जैसे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये किसी राजयोग में आएंगे तो इतनी ज़्यादा खराबी नहीं होती है दोस्तों। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मकर लगन की कुंडली लेते हैं
मंगल यहाँ पे चतुर्थेश भी हैं और लाभेश भी हैं। लाभेश को रंद्रेश भी कहा जाता है, लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में इसको 11वें भाव का स्वामी समझ सकते हैं। लाभेश जहाँ से आपको लाभ होता है। तो यहाँ मंगल देव एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पापी ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन बहुत सारी चैनल्स आप देखेंगे, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो मंगल देव को पापी ग्रह की श्रेणी में लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। मंगल देव देवता हैं, इनमें सिर्फ क्रूरता है, एग्रेशन है, लेकिन नैसर्गिक पापी ग्रह नहीं है। अलगाववादी हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, ये सब इनके गुण हैं दोस्तों, लेकिन ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो अब किसी भी इस मकर लगन में अगर कोई राजयोग बनता है, मान लीजिए मकर लगन में अगर एक राजयोग यहाँ बनेगा शुक्र और शनिदेव द्वारा, तो देखिए दो त्रिकोण के स्वामी या स्वयं लग्नेश और दशमेश जब युति कर लेते हैं तो ये राजयोग बनता है। यहाँ पे ये राजयोग बन गया है। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल देव बीच में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं मंगल देव लिखता हूँ, तो ये जो राजयोग है अब भंग हो जाएगा दोस्तों। जो इसका प्रभाव जातक को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। कारण जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी ग्रह जिसकी एक राशि केंद्र में हो या एक राशि त्रिकोण में हो और दूसरी राशि उसके 11वें भाव में हो, जैसे यहाँ पे मंगल देव की एक राशि केंद्र में है, दूसरी राशि 11वें भाव में है, तो ये राजयोग को ख़त्म कर देगा। ये इसलिए क्योंकि मंगल देव, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। यहीं पे अगर कर्क लगन होता और शुक्र देव बीच में आ जाते, कोई राजयोग बन रहा होता, तो इतनी ज़्यादा फिर खराबी नहीं होती है। तो ये जो नियम है बहुत साधारण सा नियम है दोस्तों, लेकिन जब आप बहुत अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, जो हमारी प्राचीन किताबें हैं वो पढ़ेंगे, उनमें बहुत क्लियरली ये पराशरी नियम है, इसको बताया गया है और इसको अच्छे से समझाया भी गया है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। और उनमें से एक बहुत अच्छी बुक है भावार्थ रत्नाकर, देवकीनंदन सिंह जी की ये किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है और इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान की आपकी उसमें वृद्धि हो सकती है दोस्तों। तो राजयोग भंग कैसे होता है, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन इसका बहुत गहरा अस्तित्व है दोस्तों। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट स्टेज पे हैं या सेकंड स्टेज पे हैं, तो उनके लिए ये जो सूत्र हैं बिल्कुल नए हो सकते हैं, शायद ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से मैं एक बार सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय शनि।